सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी की, जिन्होंने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। बजट के बाद इस वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखाई देती है, साथ ही विकसित भारत के विजन में भी नया विस्तार नजर आता है। कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के बजट का जिक्र किया और बताया कि कैसे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा। बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने, उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रिलायंस वनतारा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमनाथ में महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को हो रही बातचीत के बीच तीखी बहस हुई। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की इस मुलाकात को बड़ी उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। पत्रकारों की मौजूदगी में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों देशों के बीच कथित समझौता नहीं हो पाया। माना जा रहा था कि समझौता रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम का रास्ता जरूर खोल सकता था, लेकिन विवाद के साथ खत्म हुई इस बातचीत ने ये उम्मीद फिलहाल खत्म कर दी है। वहीं बहस के बाद अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है और यूक्रेन की आर्थिक मदद बंद कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली ऐसी बड़ी बैठक है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और चलिए बात होगी उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर एवलांच के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर भी लिया है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान में 4 मजदूरों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने जोशीमठ में घायलों से मुलाकात भी की। मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी
यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons had been confirmed as fatal casualty. सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया गया। वो अगले 1 साल तक सीएम योगी के सलाहकार बने रहेंगे। विशेष सचिव विजय कुमार ने आदेश पत्र जारी करके जानकारी दी है। अब अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक हो गया है। सीएम योगी के सबसे करीबी लोगों में अवनीश अवस्थी का नाम शामिल है। वो सरकार में सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारियों में शामिल रहे, इससे सोम भी रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी मंच से की। वहीं बिहार के भागलपुर में आज विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से सक्षमता परीक्षा 2 में पास विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा में उत्तीर्ण 1140 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर कुछ शिक्षक तो काफी खुश दिखे, वहीं कुछ शिक्षकों ने कहा कि हमें सीनियर वर्ग में रखा जाए और सैलरी बढ़ाने का भी ध्यान दिया जाए। इस बात पर जाएंगे। बच्चों के बीच तो पहले से ही हम लोग नई ऊर्जा के साथ रहते थे, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है। ख्याल भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा ये कि सीनियरिटी के हिसाब से हम लोगों का कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि हाँ सीनियरिटी क्या होगा नहीं होगा। पेमेंट में भी ज्यादा इंक्रीज कुछ हुआ नहीं है, तब पर भी मिला जुला के ठीक है। सीनियरिटी को लेकर अगर क्लियरेंस हो जाती तो खुशी बहुत ज्यादा खुशी होती। हम लोग आ तो गए हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर से कोई उमंग नहीं है। हाँ, रही बात बच्चों के साथ, वो तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं और बाद में भी करेंगे। ये तो मेरे और सरकार के बीच की लड़ाई है, तो ये बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। और वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता आज भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना भी साधा। तेजस्वी के निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर भी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी यादव ने पार्टी में किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। तेजस्वी यादव खुद अपने समाज को खा गए। देखिए कितना को खाए हैं इनसे न पूछिए। तेजस्वी जी कितना को खाए, किसी को बढ़ने दिए हैं क्या? अपने अच्छे कहते हैं जात की पार्टी, तो जात की भी पार्टी नहीं है, यह तो परिवार की पार्टी है। इनसे ज्यादा काबिल यादव समाज में लोग नहीं है। यह तो अपने समाज को ही खाए है, पार्टी तो छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर मीडिया से बात की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से, हर हाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही हुआ। साथ ही कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप अरुण साव ने लगाया। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है और ईवीएम में भी पराजित हुए और मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकायों में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन के काम में लगे वर्कर्स के साथ सेल्फी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान जमीन पर भी बैठे हुए नजर आए। मजदूरों ने रेल मंत्री के सामने भारत माता की जय के जयकारे भी यहां पर लगाए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के विजयनगर में ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण कांड के आरोपों को लेकर आज अजमेर बंद का आह्वान किया गया। हिंदू संगठनों ने गांधी भवन से इसके विरोध में रैली निकाली। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध भी जताया। वहीं इस दौरान कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। यूपी के गोरखपुर में घोष कंपनी पर बिना नक्शा के बने से 3 मंजिला मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन से 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद मस्जिद प्रशासन ने खुद मस्जिद तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल ऊपरी मंजिल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अबू रैरा के इस मस्जिद के ऊपर 2 मंजिल बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाए गए थे। मस्जिद पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया था। और यूपी के सीतापुर में 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है और इस परिक्रमा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सीतापुर में नैमिषारण्य है, जिसे नैमिष के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य को एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ये जगह सतयुग में ऋषियों और मुनियों की तपस्या का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ पर कई महान ऋषियों ने तपस्या की है। हिमाचल के कुल्लू से मनाली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम रोड को क्लियर करने में जुटी है, लेकिन अभी तक रोड क्लियर नहीं हो पाया। जाम की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। और अब खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर विदर्भ में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम के खेड़ा गांव में 6,831 मुर्गियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जांच पड़ताल यहां पर तेजी के साथ इस वक्त चल रही है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर का बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां नाबालिग लड़की का गर्भपात कर भ्रूण को दफनाया गया। वहीं मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद दफनाए गए भ्रूण को निकाल लिया गया। डीएनए सैंपल उसका लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तीखी उनके ऊपर टिप्पणी की है। सुकांत मजूमदार ने अभिषेक बनर्जी को लेकर कहा कि बीजेपी में क्यों लेना चाहिए उन्हें। मजूमदार ने कहा कि अभिषेक और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। वो चाहे किसी भी तरह का करप्शन करें, ममता बनर्जी सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं। उनका टीएमसी में रहना हमारी यूएसपी है। हम कह सकते हैं कि चोरों का सरदार टीएमसी में है। बता दें कि अभिषेक ने कहा था कि बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। अभिषेक बनर्जी ने 27 फरवरी को टीएमसी के कार्यक्रम में कहा था, बाजार में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैं भाजपा में जाने वाला हूं। मैं मरते दम तक किसी पार्टी में रहूंगा, भले ही आप मेरा गला आप काट दें, फिर भी मेरे मुंह से ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा ही निकलेगा। बात करेंगे बिहार की। बिहार के औरंगाबाद में गेट स्कूल मैदान शुक्रवार की रात उस समय रणभूमि में तब्दील हो गया जब सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और अनुपमा यादव मंच पर पहुंचे और अपने गायकी के अंदाज से दर्शकों को रिझाने लगे। फिर क्या था, कार्यक्रम देखकर दर्शक बेकाबू हो गए और बैरिकेड्स को तोड़कर मंच के नजदीक पहुंच गए। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने उन्हें स्टेज से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन एक भी दर्शक मानने के लिए तैयार नहीं था। सभी उन्हें नजदीक से देखने के होड़ में थे। भीड़ को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने जमकर लाठी भांजी, जिससे दर्शक और ज्यादा उग्र हो गए। पुलिस पर भी यहां पर ये भीड़ भारी हो गई। अंत में पुलिस को कार्यक्रम स्थल छोड़कर ही जाना पड़ा। हंगामा बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया था और उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जब यहां पर ये हंगामा देखने को मिला। दरअसल ये आयोजन बीजेपी के पूर्व एमएलसी राजन सिंह के 25वें शादी की सालगिरह पर आयोजित किया गया था और इस बीच यहां पर हालात किस तरह के बने वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। भीड़ बेकाबू हो गई अक्षरा सिंह को देखने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों के नाम से बैनर पोस्टर लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में शांति भंग करने के उद्देश्य से ये बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि डराकर रोड ठेकेदार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फर्जी नक्सलियों के नाम से वसूली करने को लेकर भी ये बैनर पोस्टर लगाए गए थे। पूरा मामला सामरी थाना इलाके के पीपरा ढाबा पुदांग का है। गोवा में भारत 24 के कॉन्क्लेव वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव होते हैं तो महाकुंभ में आए 64 करोड़ में 60 करोड़ लोग
पीएम मोदी को ही वोट करेंगे। कि आज अगर चुनाव हो जाए तो 67 करोड़ में से कम 60 करोड़ लोग जो है नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, सनातन को वोट देंगे। तो हम भाग्यशाली हैं कि देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी को मजबूत करना, उनके हाथ को मजबूत करना देश को मजबूत करने जैसा है।